बहुत आसान नहीं है हमसे बातों में जीत जाना। बहुत आसान नहीं है हमसे बातों में जीत पाना। हम हर एक लफ्ज़ को मोहब्बत में डुबो के लिखते हैं। माई नेम इज़ राजीव सिंह एंड आई वेलकम all of you in my physics classes. This session is for class 12th and we are studying chapter 3 current electricity. जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी बात को कहने का एक तरीका है, एक माध्यम है, और अगर हम किसी भी बात को बहुत फ्लुएंटली या बहुत स्मूथली कह देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ना। हालांकि अपने इस शेर में मैंने अपनी तारीफ नहीं करी, मैंने एक पर्टिकुलर बात बताई आपको कि हर वो व्यक्ति जो किसी भी बात को कहने में मोहब्बत रखता हो, प्यार से कहता हो, है, उससे कोई भी बातों में जीत नहीं सकता। ठीक है ना। दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बिठा कर रखिए। जिंदगी में सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाना ही सब कुछ नहीं होता। अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को और जैसे आप हैं वो दुनिया को एज इट इज दिखाई पड़े, उस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। तो अपनी बातों में शालीनता रखिए और शुरुआत करते हैं हम आज के इस लास्ट टॉपिक की, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा मीटर जो कि पोटेंशियल को मेजर करता हो। फिर वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर भी वोल्टेज को या पोटेंशियल को मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी भी सेल का या किसी भी बैटरी का हम EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं इस सेंटेंस में ऐसे भी बोलूं कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस मोर एंड मोर एक्यूरेटली एज कंपेयर टू द वोल्ट मीटर, तो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना। हालांकि बुक्स में सिर्फ इसी तरीके से दिया जाता है कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द EMF ऑफ अ सेल, है ना। EMF ऑफ अ सेल, क्योंकि वोल्ट मीटर से नो डाउट हम वोल्टेज को मेजर तो करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर का अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है, जिस वजह से उतनी एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं मिलती जितनी एक्यूरेट वैल्यू आप पोटेंशियोमीटर को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि पोटेंशियोमीटर बहुत कॉम्पैक्ट, वोल्ट मीटर बहुत कॉम्पैक्ट होता है और बहुत आसानी से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं सर्किट में, इसलिए हर बार पोटेंशियोमीटर का यूज ना करके हम करते वोल्ट मीटर का ही यूज है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल पर्पस से सिर्फ और सिर्फ EMF या मोर एक्यूरेट या वेरी प्रिसाइज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है, देन वी मस्ट यूज पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना। तो हमने आपको बताई दिया कि पोटेंशियोमीटर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? किसी भी सेल का EMF फाइंड आउट करते हैं। और सबसे ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में कई बार अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में भी और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी ये पोटेंशियोमीटर एग्जाम में आ जाता है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हम इस पोटेंशियोमीटर को पढ़ते समय तीन बातें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि किसी भी सेल का EMF हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं, हमको तीन एम है हमारे पास। हमको क्या तीन बातें यूज करनी है पोटेंशियोमीटर से? टू फाइंड आउट द EMF, टू फाइंड आउट द EMF ऑफ अ सेल। इसके बाद में हम इसी पोटेंशियोमीटर की मदद से दो सेल के EMF को कंपेयर भी करेंगे, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज ये भी है, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। हम इन तीन बातों का पता लगाएंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर
हम ये 3 चीजें पता कर सकते हैं किसी भी सेल के बारे में। क्या? किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी सेल के 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, और तीसरा किसी भी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका थर्ड वाला, जो कि अक्सर एग्जाम में मैंने देखा पूछा जाता है, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है ना? तो पोटेंशियोमीटर समझ में आ गई। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ, किसी भी सेल के ईएमएफ का फाइंड आउट करते हैं, किसी भी सेल के ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। हम 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं और किसी भी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं तीनों आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, इसीलिए हमने इसको स्पेशली सेपरेट रखा है इस वीडियो में, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही, और समझने में कभी कभी लोगों को ये ट्रिकी लगता है, या थोड़ा सा ये लगता है कि इसको समझना बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझते रहेंगे तो पोटेंशियोमीटर आपके लिए बहुत ही सिंपल होने जा रहा है आज। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते समय हमको उसके कंस्ट्रक्शनल फिगर का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। हमको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करी जाए तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसको बनाया किस तरीके से जाएगा। ठीक है ना? हम उसके कंस्ट्रक्शन को देख करके और उसके बाद में फिर उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं, और उसके बाद में आपको डेरिवेशन भी करा देंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियोमीटर आप लोग लैब में भी यूज करेंगे। फिजिक्स लैब में फिजिक्स प्रैक्टिकल करते समय आप पोटेंशियोमीटर के 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, इवन 3 एक्सपेरिमेंट भी आप करेंगे। पहला आप क्या है, वही ईएमएफ ऑफ अ सेल वी विल फाइंड आउट, एंड वी विल कंपेयर आल्सो द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, और इसके अलावा किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ थियोरेटिकल पर्पज से, प्रैक्टिकल पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहां पर 2 तरीके के फिगर्स बना करके दिखाऊंगा। पहला फिगर वो होगा जो आपको एग्जाम में ड्यूरिंग द राइटिंग टाइम आपको वो एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा पोटेंशियोमीटर का। ठीक है ना? ये आपका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एज इट इज दिया गया है। समझाने के लिए मैं दूसरा डायग्राम यूज करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हालांकि वो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप वो वाला फिगर बनाएंगे जो मैं आपको एनसीईआरटी के बेसिस पर बताने जा रहा हूं तो इट विल बी बेटर, है ना? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि नल पॉइंट मेथड पर वर्क करती है। नल पॉइंट मेथड का मतलब क्या होता है, जो हमने मीटर ब्रिज में पढ़ा कि अगर किसी भी जॉकी को किसी वायर पर स्लाइड करते हैं या वायर पर टच करते हैं और किसी एक पॉइंट पर नल पॉइंट लेते हैं, तो उस नल पॉइंट के बेसिस पर हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते थे। किसमें? मीटर ब्रिज में। पोटेंशियोमीटर में भी यही करेंगे, लेकिन मेथड वही रहेगा, नल पॉइंट मेथड, लेकिन यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि इसका फिगर बनेगा कैसे। आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक वायर लें जिसकी लेंथ L हो, कितनी हो? L। देखिए एक लॉन्ग वायर है। कैसा वायर है? लॉन्ग वायर है। और इस लॉन्ग वायर को एक वुडन बोर्ड पर इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है ताकि ये साइज में कॉम्पैक्ट हो जाए। वरना इतना बड़ा लॉन्ग वायर अगर आप लेंगे तो फिर आपको बहुत लंबा स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। स्पेस ऑक्यूपाई बहुत ज्यादा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर को ऐसे इस फॉर्म में किसी भी वुडन बोर्ड पर फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना? इन 2 टर्मिनल्स के बीच में A और B। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप्स कनेक्टेड ओवर हियर, वही कॉपर की स्ट्रिप्स आप यूज कर सकते हैं ना। ये वही वायर है। अगर हम इस वायर को ऐसे भी ड्रॉ कर दें, ये आपका टर्मिनल A हो गया और ये आपका टर्मिनल B हो गया। बस इस लॉन्ग वायर को हम लोगों ने कॉम्पैक्ट स्पेस के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक वुडन बोर्ड पर इस तरीके से मोल्ड आउट कर दिया। ठीक है ना? माउंट कर दिया। अब होगा क्या, हमें सबसे पहले इस वायर को सप्लाई देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये सप्लाई दी हमने विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये वो फिगर है जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा।
ये वो फिगर मैं ड्रॉ करता जा रहा हूं साथ ही साथ जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, और अगर एक बार आपको ये वाला समझ में आ गया तो इसको समझने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए मैं दोनों साथ साथ ड्रॉ करता जा रहा हूं। कई सारे एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी में इसी फिगर पर दिए गए हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए इस वाले फिगर को दिया गया है ताकि आप इससे आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। ये आपकी 20 वोल्ट की ईएमएफ कि एक बैटरी हमने यहां पर अप्लाई करी है, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? 20 वोल्ट है। कितना है? 20 वोल्ट है। अब हमको क्या करना है? हमने पहला वाला टास्क हमारा क्या है? टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। हमें किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जिस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है उस सेल को आप यहां पर जोड़ दीजिए। इसका नहीं करना, ये तो बैटरी है जो कि हमने सप्लाई देने के लिए यूज करी है, ये वो वायर है ना। इसकी शक्ल पर मत जाइएगा, वायर का एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वायर कहीं पर बहुत थिक हो कहीं पर बहुत थिन हो। द वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस सेल का ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना था। इस सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस सेल को इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जोड़ा और यहां पर मदद ली गई एक गैल्वेनोमीटर की। किसकी? एक गैल्वेनोमीटर की, और उस गैल्वेनोमीटर के साथ में ज्वाइन किया गया एक जॉकी को, जैसा कि बिल्कुल मीटर ब्रिज में हमने किया था, ठीक है ना। मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक नल पॉइंट मेथड पर बेस्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अगर हम पूरे के पूरे सर्किट को कनेक्ट करने के बाद इस जॉकी को इस टर्मिनल पर टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक तरफ होना चाहिए, और अगर उसी जॉकी को हम दूसरे टर्मिनल पर टच करेंगे तो उस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होना चाहिए, जिससे ये पता लग जाएगा कि हमने जो सर्किट यहां पर कनेक्ट किया है वो एकदम करेक्ट है। भाई ये तभी तो ऐसा होगा, तभी तो नल पॉइंट आपको ए से लेकर बीच में कहीं ना कहीं बीच में आपको मिलेगा, अगर डिफ्लेक्शन दोनों साइड अगर होता है तो। प्रैक्टिकल करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है, हमको डिफ्लेक्शन जो होता है वो सिंगल साइड मिलता है। वो रेजिस्टेंस की कमी से की वजह से हो सकता है, बैटरी के वोल्टेज की वजह से हो सकता है, उसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, है ना। वो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आप देखेंगे। मैंने कहा ना, साइकिल को चलाना दो तरीके से पॉसिबल है। एक तो बुक में पढ़ा हमने साइकिल को कैसे चलाएं, और दूसरा हमने साइकिल को चला करके देखा। तो बुक को देख करके, बुक को पढ़ करके साइकिल चलाना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप साइकिल चलाएंगे तो समझ में आता साइकिल चलाना कितना टिपिकल है ना। यहां पर मैं आपको पोटेंशियोमीटर समझा रहा हूं। इस पोटेंशियोमीटर में पहली पॉइंट हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। इस सेल का ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना है। ये वो अननोन ईएमएफ का सेल, अननोन ईएमएफ का सेल है जो कि हमने ज्वाइन किया है। क्योंकि एक सेल है, सेल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, हम ये भी मान सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए इसका R है, ठीक है ना। अब होगा क्या, इस सर्किट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो यहां पर कैसे ड्रॉ करूंगा। इस सेल का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और इस गैल्वेनोमीटर से आपने जॉकी को ज्वाइन करा, वो चाहे आपकी यहां पर टच कराओ, यहां पर टच कराओ, जहां पर भी आपको नल पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सेल को यहां पर ज्वाइन किया जिसका ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ along with an internal resistance of its cell, and there's a galvanometer, and with the help of this galvanometer the jockey is connected, and as I told you this device, this instrument works on the principle of null point method। तो हम क्या करेंगे, जॉकी को ए से बी के बीच में किसी भी एक पॉइंट पर रखेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका नल पॉइंट कहां पर मिल रहा है। नल पॉइंट से मतलब समझते होंगे ना आप लोग, जहां पर नल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ भी ना हो, बल्कि गैल्वेनोमीटर के जो निडल हो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में हो, जिससे कि हमको ये पता लग जाएगा कि ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पर कोई भी करंट उस ब्रांच में फ्लो नहीं कर रही। मतलब अगर मान लिया जाए कि इस x लेंथ पर, इस पूरे के पूरे वायर की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। और x लेंथ के बाद आपको नल पॉइंट मिलता है। नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या, उस पोजीशन पर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगी। और अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगी, मतलब यहां पर इस पोजीशन पर अगर हम देखेंगे तो इस पोजीशन पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अगर करंट की वैल्यू इस पोजीशन पर जीरो है तो मुझे बताइए, अगर ये V वोल्ट का ईएमएफ आपने यहां पर लगाया हुआ है कोई बैटरी को, तो ये जो पूरा का पूरा वायर है जिसकी लेंथ L है,
इसके अक्रॉस भी जो आपका वोल्टेज होगा वो V वोल्ट होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को हम लोग करने क्या जा रहे हैं। अगर आपने सेल को जिसका ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है हमने नल पॉइंट पर रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ जॉकी, तो इसका मतलब यह हुआ कि नल पॉइंट पर रखने पर यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। क्या यहां पर कोई करंट फ्लो हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। ठीक, और करंट फ्लो कब नहीं होती है मुझे यह बताइए? जब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बदलाव ही ना हो। ऐसे समझिए, अगर इसको नाम दे दो C, क्या नाम दे दिया? C। अगर AC और इन दो टर्मिनल्स के बीच का, यहां और यहां इन दो टर्मिनल्स के बीच का अगर वोल्टेज एग्जैक्टली बराबर हो तो क्या करंट फ्लो होगी? इस वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट फ्लो हो रही है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर यहां पर जो पोटेंशियल है, यहां पर जो पोटेंशियल है वो बराबर तो हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही है। और करंट फ्लो क्यों नहीं कर रही है? हमने वो पॉइंट निकाला है ना, इस पोटेंशियोमीटर वायर में हमने वो पॉइंट फाइंड आउट किया है जिस पॉइंट पर हमको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। और अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है मतलब उस पॉइंट पर कोई करंट नहीं है। और अगर उस पॉइंट पर कोई करंट नहीं है इसका मतलब कि यहां का जो पोटेंशियल होगा और यहां का जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। वो कैसा होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर ये ऐसा है मतलब पोटेंशियल अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो इस पॉइंट का जरा पोटेंशियल निकाल के बताओ कितना होगा? आप यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? यूनिटरी मेथड का। अगर आपके वायर की लेंथ है L तो वोल्टेज कितना है? V। देखो अगर पूरा का पूरा वायर जिसकी लेंथ है L तो इसका वोल्टेज कितना है? V वोल्ट है। कितना है? V वोल्ट है। तो अगर 1 यानी पर यूनिट लेंथ अगर आपको निकालना पड़े, एक यूनिट लेंथ की वैल्यू का अगर आपको वोल्टेज निकालना पड़े तो क्या ये V अपॉन L होगा? क्या होगा? V अपॉन L। आपको कितने की जरूरत है? X की। तो X के लिए कितना होगा? V अपॉन L इंटू X। कितना होगा? V अपॉन L इंटू X। अब आपको याद आ रहा है ये क्या चीज है? याद करिए जरा, चैप्टर 2 को जरा रिकॉल करिए और बताइए क्या चीज है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये क्या चीज है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं kx, यानी कि इतने पोर्शन का अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा तो वो क्या होगा? kx होगा। और कितना आसान है ये मेथड। देखिए आपको अगर लेंथ पता है तो ये k तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। भाई वोल्टेज पर यूनिट लेंथ आपको पता है, पता है आपको जितने लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल लीजिए। मान लो इस लेंथ की इसकी वैल्यू x की बजाय y होती तो आपका क्या होता? इतना वोल्टेज ky होता। अगर आपका ये नल पॉइंट यहां ना होकर के यहां होता और इसकी लेंथ आपकी कुछ मान लीजिए और होती, z होती। क्या होती? z होती। तो आपका उतने पोर्शन का वोल्टेज कितना होता? z इंटू k होता या k इंटू z होता। k तो कांस्टेंट है, वो तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ है। बात समझ में आ गई ना? क्लियर होगी ना बात? तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो वोल्टेज आपका होगा ये इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा। अगर हमको इस सेल का वोल्टेज या ईएमएफ निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। दैट्स इट। साफ साफ हम ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं इतने पोर्शन का ईएमएफ कितना होगा? ई होगा। या वोल्टेज कितना होगा? ई होगा। इक्वल टू यहां का वोल्टेज कितना है? वही V अपॉन L इंटू एक्स। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख रहा हूं E इज इक्वल्स टू के एक्स। तो क्या मुझे बताइए यहां पर E की वैल्यू x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है? आपके दिमाग में खुरापात आ सकती है। आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो रेसिस्टेंस है और अगर रेसिस्टेंस है तो ये ईएमएफ कैसे होगा? यहां पर तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए इस रेजिस्टेंस की वजह से। अरे भैया वोल्टेज तो ड्रॉप तब होगा ना जब इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट पास होगी, और करंट पास हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है?
नल पॉइंट पर हमारा रखा हुआ है जॉकी को हमने, हमारी जॉकी कहां है, नल पॉइंट पर है। और नल पॉइंट पर क्या कोई करंट होती है, कुछ नहीं होती है, कोई करंट नहीं होती है। और जब कोई करंट ही नहीं होती है तो क्या आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं होगा। इसीलिए तो ये मेथड और प्रिसाइज वैल्यू ऑफ ईएमएफ देता है, क्योंकि इसमें सेल के ईएमएफ के अलावा वोल्टेज कोई ड्रॉप होता ही नहीं है कहीं पर। और आप 4-6 रेजिस्टेंस यहां पर और भी लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है। और जब करंट फ्लो होगी तभी तो वोल्टेज ड्रॉप वहां पर होगा। इसीलिए इस पोर्शन का अगर मैं वोल्टेज या ईएमएफ आपसे पूछूं वो एक ही चीज होगी। हमने आपको ईएमएफ की डेफिनेशन क्या बताई है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो इस पोर्शन का या इस सेल का जो ईएमएफ होगा वही तो इसका वोल्टेज होगा। क्यों, क्योंकि इस समय कोई करंट ड्रॉ हो ही नहीं रही है। और वो किसके बराबर है, इस एसी वायर एसी का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या वोल्टेज होगा उसके बराबर है। और कितना है वो वोल्टेज, के एक्स है। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, V अपॉन L है। बात क्लियर हो गई यहां से, है ना। तो पहली चीज तो क्लियर होगी ना, क्या क्लियर हो गई कि अगर आपको ये निकालना है कि किसी भी सेल का ईएमएफ, किसी भी सेल का ईएमएफ उस पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात एकदम क्लियर हो गई। और ऐसे आप उसका पता लगा सकते हो। आपको पहले दो बातें आपको पता करनी है। पहली बात तो आपको नल पॉइंट पता करना है, सबसे पहला काम क्या होगा, नल पॉइंट पता करना है। दूसरा आपको क्या पता करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। दो बातें आपको पता है, आपको पता चल जाएगा। नल पॉइंट आप जब आप पता लगाओगे, जब आप जॉकी को स्लाइड कराओगे वायर पर, फिर समझिए एक बार पूरा का पूरा प्रोसीजर एक बार दिमाग में बिठा लिए। ये है एक पोटेंशियोमीटर जिसमें कि एक एल लेंथ का वायर है जिसको कि हमने इस तरीके से एक वुडन बोर्ड पर फिक्स कर रखा, माउंट कर रखा है। उस वायर को सबसे पहले तो हम देंगे सप्लाई। सप्लाई किससे देंगे, एक बैटरी से देंगे जो कि V वोल्ट की बैटरी होगी। अब जिस सेल का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है, आपने उसको कनेक्ट किया सर्किट में। जो भी सेल आप लगाओगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। फिर हमने क्या किया, उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया किससे, जॉकी से। जोड़ा जॉकी से। आप जरा ध्यान से समझिए, सिर्फ इतनी सी बात है दिमाग में रखने वाली, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो कि आपको इस पोटेंशियोमीटर में समझ में ना आए। अगर इस पूरे के पूरे वायर का ईएमएफ या वोल्टेज आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, वही तो होगा जो कि इस बैटरी का है, क्योंकि इस बैटरी से ही तो आप उस वायर को वोल्टेज दे रहे हो। ऐसे समझो आप, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 0 वोल्ट है, यहां पर कितना है, V वोल्ट है। तो यहां पर देखेंगे 0 होगा, यहां पर देखेंगे कितना V होगा। तो मुझे बताओ इस पूरे के पूरे वायर AB पर कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, V ही तो है। कितना है, V है। अब अगर इसको मैं नाम दे दूं X और इसको नाम दे दूं चलो Y, इसको मैंने नाम दे दिया Y। ये आपका एक वायर होगा XY, जिस वायर में आपने सेल को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है ना। अब मुझे आप ध्यान से बताओ, अगर इस पूरे के पूरे वायर जिसकी लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि इस AC पोर्शन की यह वोल्टेज कितना होगा, AC वायर का वोल्टेज कितना होगा। क्योंकि C क्या पॉइंट है, C है नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या है, हमको यह पता लगाना है इस ए बी वायर के बीच में ऐसी कौन सा पॉइंट है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जॉकी को टच करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। और जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा वही पॉइंट उस वायर का नल पॉइंट मान लिया जाएगा। और अगर वो नल पॉइंट है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उस नल पॉइंट पर कोई करंट नहीं होगी। अगर कोई करंट नहीं होगी तो भैया यहां पर कोई करंट होगी क्या, नहीं होगी। और अगर कोई करंट नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है, आपका जो वोल्टेज यहां पर है वही तो वोल्टेज यहां पर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता अगर कोई इसमें करंट फ्लो हो रही होती, करंट तो फ्लो हो ही नहीं रही है ना। तो जो यहां से लेकर के ऐसे समझ लो, यहां पर 0 वोल्ट है तो यहां पर भी कितना होगा, 0 ही तो होगा या नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर 0 है, यहां से आपका उठा E हुआ भाई, यहां पर 0, यहां पर नेगेटिव है ना, सेल की शुरुआत है ना, तो यहां पर 0 वोल्ट हुआ, इस टर्मिनल पर E वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E वोल्ट हो जाएगा। तो Y पर भी तो E ही रहेगा। तो यहां पर क्या है, वोल्टेज E है। यहां पर वोल्टेज क्या है वो हमने निकाला भी, कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड से निकाला कि अगर L लेंथ का V वोल्ट है तो 1 लेंथ का कितना, यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, V अपॉन L हो जाएगा। आपको पता लगाना है X का, Y का, Z का, जितनी भी नल पॉइंट आपकी लेंथ मिल जाए आपको, है ना।
आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये पता लगा, तो इतने पोर्शन का वोल्टेज इतने पोर्शन के वोल्टेज के बराबर होगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हमने बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया, आपको ईएमएफ की वैल्यू पता लग गई। और इससे एक चीज ये भी क्लियर होगी कि ईएमएफ की वैल्यू, किसी भी सेल के ईएमएफ की वैल्यू पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे अगर आपको दिख रहा है कि लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब जिस सेल आपने जोड़ा उस सेल का ईएमएफ भी बढ़ रहा है, ज्यादा है ना। अगर ज्यादा ईएमएफ का सेल होगा तो आपको बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा मिलेगी, अगर छोटे ईएमएफ का सेल होगा तो आपको बैलेंसिंग लेंथ भी कम मिलेगी। ये इस बात का मतलब है। क्लियर हो गई? पहली बात क्लियर होगी कि कैसे किसी भी सेल के ईएमएफ का पता लगाया जा सकता है। ठीक। दूसरा, मैंने दोनों सर्किट बताया आपको, अगर आप ड्रॉ करेंगे ये वाला तो इट विल बी बेटर। ये मैंने समझने के लिए आपको ड्रॉ कर दिया, हालांकि इस सर्किट में इस सर्किट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखो बस हमने क्या है कि जगह को बचाने के लिए वहां पर वायर को ऐसे माउंट कर दिया किसी वुडन बोर्ड पर, दैट्स इट, है ना। अगला आ जाइए। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। वैसे तो होशियार लोग अगर आप होगे, अगर आपके यहां पर माचिस की तीली ले जाने पर आग नहीं पकड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा दिमाग है, भूसा नहीं है, तो ये साफ साफ आपको क्लियर हो गया कि अगर E x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ईएमएफ ऑफ अ सेल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दो सेल के ईएमएफ को जब आप कंपेयर करोगे तो E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2। यही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा? मैं बता देता हूं बस कैसे आएगा। फिर से वही, एक बैटरी ली हमने, उस बैटरी को हमने पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ा सप्लाई देने के लिए। अगर इस वायर को मान लिया जाए क्या, ए बी, ठीक है ना। हमने क्योंकि इसमें दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर करना है तो दो सेल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये एक सेल जिसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा ईएमएफ सेल जिसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। विद द हेल्प ऑफ कीज हमने इनको जोड़ा है। इनको टू वे की कहा जाता है। K1 और K2 उनके नाम दे दिए गए हैं। ये आपका एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो कितना है, V वोल्ट है। कितना है? V वोल्ट है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर भी एक स्विच लगा सकते हैं, अगर आपको बहुत खूबसूरत बनाना थोड़ा सा सर्किट और, तो ये K स्विच आपका यहाँ पर भी होगा। ये वो वायर है, ठीक है। अच्छा, अब दो सिचुएशन है यहां पर। हमने यहां पर क्या लगा रखा है, सेल, दो सेल लगा रखे हैं ना, जिनका ईएमएफ हमको कंपेयर करना है। अगर K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, मतलब क्या हुआ? अगर ये वाला स्विच आपने जोड़ रखा है और इस वाले स्विच को ओपन कर रखा है, ठीक है ना। अगर इस वाले स्विच को ओपन कर रखा है तो भैया ये तो क्लियर हो गया कि इस वाले सेल का सर्किट में कोई यूज नहीं, कोई काम नहीं है। जुड़ा तो सिर्फ ये वाला है ना, किससे? जॉकी और गैल्वेनोमीटर से, सॉरी गैल्वेनोमीटर और जॉकी से। तो जब ये वाला सेल आपने इसका स्विच ऑन कर रखा है, उस सिचुएशन में मान लीजिए आपको लेंथ मिलती है कितनी, L1, एट बैलेंसिंग लेंथ L1, एट बैलेंसिंग लेंथ L1। अगर हमने स्विच K1 को जोड़ रखा है और यहां पर हमको बैलेंसिंग लेंथ मिलती है L1, तो मुझे बताइए क्या करना है। पिछले वाले सर्किट को याद करिए, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये तो नल पॉइंट है, नल पॉइंट पर करंट 0 होती है। तो यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज बराबर बराबर होगा। यहां का वोल्टेज कितना है, E1 है। क्यों? क्योंकि करंट तो कोई फ्लो हो नहीं रही है, और जब करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस पर कोई होगा नहीं। तो जो भी सेल का ईएमएफ होगा वही उसका वोल्टेज होगा ब्रांच का। ये किस वोल्टेज के बराबर है? इस वाले वोल्टेज के बराबर है। और ये वोल्टेज क्या होगा? वही V/L, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। पूरे वायर का लेंथ अगर आपकी L है
तो V अपॉन L और इनटू आपको बैलेंसिंग लेंथ कितने पर मिल रही है, L1 पर मिल रही है। तो यदि मैं गलत नहीं हूं, क्या इसको आप KL1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से नाउ इफ K2 इज क्लोज एंड K1 इज ओपन, अब क्या हो गया, अब आप इसको ओपन कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए, तो अब आपको मान लो बैलेंसिंग लेंथ कहीं और पर मिल रही है, यहां पर मान लो मिल रही है, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, L2 हो गई, कितनी हो गई, L2 हो गई। एट बैलेंसिंग लेंथ L2, एट बैलेंसिंग लेंथ L2, तो क्या आपको E2 की वैल्यू KL2 नहीं मिलेगी। मैं बार बार वो चीज नहीं लिख रहा हूं जो मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है ना। जरा डिवाइड तो करो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, K से K कैंसिल हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट ही है। आगे वही वैल्यू जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि अगर EMF ऑफ अ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर, तो दो सेल के EMF को कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। देख लो ध्यान से, ध्यान से समझ लो, जिसको कॉपी करना वो कॉपी भी कर सकता है, ठीक है ना। ध्यान से समझ लो, वैसे आपको नोट्स हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं, ठीक है ना। ध्यान से बस समझते रहिए इसको जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आ गया। थर्ड वाला समझाया आपको कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ, ये सर्किट बना रहने दें, चलो रहने दो। आप कहोगे कि सर आप बार बार कंजूसी करते हो सर्किट बनाने में, जो है सर्किट मैंने बनाया था इसको हम वैसे ही बना सकते हैं, देखो जैसा एनसीईआरटी में बना हुआ, जैसा आपने बनाया है, जैसा मैंने आपको नोट्स में बना करके दिया है। आपको बस ये समझना होगा कि सर्किट बनना कैसे, याद कुछ मत करो। पहले हमने क्या किया, ये जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पोटेंशियोमीटर के वायर को हमने क्या दिया, सप्लाई दी, क्या दिया, सप्लाई। सप्लाई देने के बाद में हमने क्या करना है, अब इसमें दो सेल को ज्वाइन करना है ना। एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, दूसरा वाला, ठीक है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये ऐसे करके ये की जोड़ दी, ऐसे यहां पर ये की जोड़ दी, जोड़ करके ये गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर से जॉकी जोड़ दी, पहले L1 मिला और बाद में उसका क्या हो गया, ये L2 मिल गया, मान लो ये L2 मिल गया, ये L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है। बस एक बार ये वाले की ओपन करेंगे, एक बार ये वाली की ओपन करेंगे, जुड़ जाएगा, ठीक है। सर्किट बनाना सीखिए, कोई टिपिकल नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है ना। देखिएगा सर्किट देखेंगे, सबसे पहले तो वही एक बैटरी से जोड़ेंगे एक पोटेंशियोमीटर के वायर को, ये वायर AB पोटेंशियोमीटर वायर है। एक सेल लगाएंगे जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, E इसका EMF हो गया, इस बैटरी का वोल्टेज हो गया V वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू R हो गई। इसमें एक चीज बस और जुड़ जाती है, हमने एक इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस यहां पर और जोड़ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ की, ठीक है। यहां से वही गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी। बात पल्ले पड़ रही है ना, बात क्लियर हो रही है। ये आपका K और ये रेजिस्टेंस आपका हो गया R। अब देखिएगा, अब कहानी बढ़िया सी आएगी निकल करके, इससे पहले जो आपने नहीं सुनी थी वो। अब यहां पर ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस R होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों होगा, क्योंकि हालांकि है अभी भी वही नल पॉइंट मेथड ही है ना, लेकिन नल पॉइंट मेथड के दौरान आपके यहां पर कोई करंट नहीं होगी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, यहां पर कोई करंट नहीं होगी, यहां पर कोई करंट नहीं होगी। लेकिन ये एक सेपरेट सर्किट है, ये एक सेपरेट सर्किट है। और इस सर्किट में अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं तो क्या ये सर्किट कंप्लीट हो गया, हो गया कंप्लीट। तो यहां से क्या करंट फ्लो होना शुरू नहीं कर देगी, बताओ।
कर देगी नहीं कर देगी? करेगी ना, बिल्कुल करेगी। ऐसे यहां पर भी क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी आपकी लगी हुई है, इस ए बी वायर जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, ये आपको पता होना चाहिए। कंडीशन ही यहां पर ऐसे शुरू होती है। हम दो बातों को ध्यान में रखेंगे यहां पर। पहला क्या है कि पहली सिचुएशन हमने तब कंसीडर करनी जबकि स्विच आपका ओपन है। क्या लेना है, व्हेन द स्विच इज ओपन, व्हेन द स्विच या की जो भी आप लिखते हो, स्विच इज ओपन। अगर ओपन है तो कहानी क्या है, फिर तो कहानी वही है जो पहले से अभी तक चलती चली आई है, युगादि अनंत कालों से क्या चलती आई है कि अगर ये स्विच ओपन है तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो कहानी फिर से वही, क्या कहानी कि ए बी वायर का वोल्टेज V, ठीक है ना, ऐसे समझ लो, ए बी वायर का जो पूरा का पूरा वोल्टेज होगा वो V वोल्ट होगा और ये पूरा का पूरा V वोल्ट होगा इस वाले EMF के बराबर। तो E इज इक्वल्स टू V अपॉन L और इंटू X, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो। ये बिल्कुल वही कहानी है जो हमने अभी तक पहले तक पढ़ी है, ठीक है ना। अगर ये लेंथ में L1 ले लूं तो ये X की कहानी बदल जाएगी, तो यहां पर मैं L1 लिख दूंगा। मतलब पहली बार में ध्यान से समझिएगा, हम कुछ ऐसे आपको बताने जा रहे हैं, ये सी पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूं कि इस सर्किट में अगर मैंने इस वाले स्विच को ओपन कर रखा है अभी, और अगर इस वाले स्विच को ओपन कर रखा है तो कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जो अभी तक हम करते आए बिल्कुल वही होगा कि इस पूरे के पूरे वायर का वोल्टेज आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल जाएगा, V/L हो जाएगा। तो आपको अगर पता है कि स्विच के ओपन करने पर आपको बैलेंसिंग लेंथ L1 पर मिल रही है, कहां पर मिल रही है, L1 पर। तो यही तो कहानी अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं कि जो इतने वायर का वोल्टेज होगा वही इस वाले सेल के टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होगा। तो हमने वही तो किया है, E की वैल्यू यानी EMF की वैल्यू इतने वोल्टेज के बराबर होगी इतने वायर के, और AC वायर का वोल्टेज कितना है, V अपॉन L इंटू L1। भाई लेंथ कितनी आई है, L1 ही तो आई है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने क्या किया है, अब इफ द स्विच इज क्लोज्ड, इफ द स्विच इज क्लोज्ड, अब हमने क्या करा, अब कहानी समझते हैं उस बात की जब स्विच आपका क्लोज है। ये कहानी है, अगर स्विच क्लोज है तो भैया मेरे बताओ इस सर्किट में करंट होगी कितनी, बताओ 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 भाई। क्या ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। मुझे बताओ इस पूरे के पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बड़ा वाला R और ये छोटा वाला R, इससे ज्यादा कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। टोटल सर्किट का वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है बताइए, E है। तो क्या करंट की वैल्यू I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R आ जाएगी, ठीक है ना, आ जाएगी ना। चलिए अब इसको इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 मान करके थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे कहां पर चलते हैं, अब इस चीज को कंपेयर करने की वक्त आ गया है जबकि यहां पर करंट फ्लो हो रही है। ध्यान से समझिएगा, अब भी सिचुएशन बिल्कुल वही होगी कि अब अगर मैं मान लूं कि इस स्विच को बंद करने पर आपका ये जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है ये L2 आ रही है, पहले कितनी आ रही थी, L1 आ रही थी। तो अब आपका मान लीजिए ये पॉइंट हो गया और आपकी बैलेंसिंग लेंथ होगी L2 यहां से यहां तक की, ठीक है ना। बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, L2। तो क्या यहां पर तो कोई बदलाव होने से रहा, V अपॉन L इंटू L2 यही रहेगा। ये मैं इस वाले वायर के वोल्टेज की बात कर रहा हूं, ये इतना ही होगा। अब यहां आ जाओ, अगर यहां से कोई करंट नहीं निकल रही थी तो इसका वोल्टेज कितना था, E था। अब यहां पर करंट फ्लो हो रही है तो क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा बहुत होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे समझो ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर करंट यहां पर ये आपकी करंट I आ रही है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका EMF E है। वैसे तो करंट अगर ना होती तो EMF वही होता, वही मैक्सिमम होता। अब मुझे बताओ कि इन दो टर्मिनल्स के बीच में, अगर मैं इसको XY मान लूं, इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। इस पूरे के पूरे सेल का E और जितना ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, कितना ड्रॉप हो रहा है IR, उसको माइनस कर दो, आएगा नहीं आएगा वोल्टेज, बताओ।
अरे भाई अगर इसको आपने x माना, इसको आपने y माना, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मुझे बताओ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव ना होता तो वही होता E, जैसे यहां पर लिखा है मैंने, लेकिन अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो गया। क्यों इफेक्टिव हो गया? क्योंकि यहां पर अब करंट आ गई, और अगर करंट आ गई यहां पर, अगर यहां पर करंट आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। और वो कितना ड्रॉप होगा? मैंने बताया था जब केवीएल समझाया था, अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हो तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, अगर सेल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हो तो जो सेल का ईएमएफ है वो है ना। तो यहां पर सेल का ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? अरे मान लो अगर 10 वोल्ट का आपका ये सेल है और 2 वोल्ट आपका यहां पर लॉस हो जा रहा है, तो बचा आपका कितना रहा? 8 वोल्ट ही तो रहा है। ऐसे ही तो निकालोगे, ठीक है ना। तो यहां पर अब जो हम लिखेंगे वो E ना लिख करके E माइनस IR लिखेंगे, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। क्या लिखेंगे? E माइनस IR लिखेंगे, ठीक है। चलो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर, अभी नहीं V अपॉन L और L2 एज इट इज रहने दो। E माइनस, ये काहे के लिए हमने यूज कर रखा है? I की जगह पर इसको रखिए E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R और इंटू R। बात समझ में आई? हमने I की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में आपको पोटेंशियोमीटर का समझा रहा हूं इस समय। क्या यहां से E और यहां से E कॉमन ले सकते हैं? इसको एज इट इज लिखा रहने दो। E पूरे में से कॉमन ले तो अंदर बताओ क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1 माइनस, यहां पर सिर्फ बचेगा वही R अपॉन R प्लस R। बचेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो V अपॉन L इंटू L2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो जरा, क्या बचेगा? वही R प्लस R माइनस का R और अपॉन R प्लस R। अब जिनको ये बात भी पढ़ लेना पड़ी वो जाकर पहले मैथ पढ़े, उसके बाद फिजिक्स। R प्लस R माइनस R और अपॉन R प्लस R। ये देखो छोटा हमेशा काट दिया जाता है, ये हो गया R माइनस R कैंसिल, है ना। क्या बचा? V अपॉन L इंटू L2 इज इक्वल्स टू E इंटू R और अपॉन R प्लस R बचा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, है ना। बल्कि इसको एक बार और स्टेप लिख लो, वरना तुम लोग कहोगे सर ये कैसे डिवाइड कर दिया आपने। ये डाल लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो? 1 और 3 को डिवाइड कर दो। क्या करना है आपको? 1 और 3 को डिवाइड करना है। 1 और 3 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो। क्या E अपॉन ER, और ये जो अपॉन में पोर्शन है कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। R प्लस R इक्वल्स टू, उधर क्या है? क्या ये V अपॉन L इंटू L1 और हेयर V अपॉन L और इंटू L2, ये कैंसिल हो गया। यहां से E कैंसिल हो गया ना? करेक्ट है ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये R प्लस R अपॉन R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा ना? ठीक है ना? अच्छा, आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। आपको छोटा वाला R निकालना है ना, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या करेंगे? 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। 1 को इधर भेज दीजिए तो R अपॉन R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो R निकालेंगे तो L1 अपॉन L2 माइनस का 1 और इंटू कैपिटल R हो जाएगा। जरा ध्यान से समझ लो, ध्यान से। हमने क्या किया? एक सर्किट बनाया, जिस सर्किट में ए बी लेंथ आपका पोटेंशियोमीटर लेंथ है, पोटेंशियोमीटर का वायर है जिसकी लेंथ L है। कितनी है? L है। इसको जोड़ दिया हमने एक सप्लाई से, बैटरी V वोल्ट से। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था वो सेल हमने ज्वाइन किया जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ऐसा करने के बाद में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगाया जिसकी वैल्यू कैपिटल R है, विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। ठीक है ना? अब समझिएगा ध्यान से।
समझने वाली बात सारी की सारी यहीं से आती है। सिर्फ 2 स्टेप में आपको सारी की सारी करनी क्लियर हो जाएगी, बाकी तो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। पहली सिचुएशन लेनी है जबकि स्विच आपका ओपन हो, और अगर स्विच ओपन होगा तो सिचुएशन बिल्कुल भी नई नहीं है, बिल्कुल वैसी है जो इससे पहले की 2 कंडीशंस में, दो सिचुएशंस में पढ़ चुके हैं। क्या कि अगर स्विच के ओपन है तो इस वाले सेल में फ्लो होने वाली, इस वाले सेल की वजह से फ्लो होने वाली कोई करंट नहीं होगी, क्योंकि फिर तो आपको समझ में आना चाहिए, फिर तो आपकी कहानी बिल्कुल वही है जो पहले थी, जो बिल्कुल पहला केस हमने पढ़ा था, टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल, बिल्कुल वही कहानी तो है। बताओ क्या यहां पर कोई करंट फ्लो होगी इस सेल के थ्रू? कोई करंट नहीं होगी, नहीं होगी ना। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है उस सिचुएशन में क्या होगा, इस वाले इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू थोड़ी है, कोई इफेक्टिव थोड़ी फ्री है, तो इस वाले एक्स और वाई टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा, वही वोल्टेज होगा जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है, उतनी लेंथ के वोल्टेज के बराबर होगा। और पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल रही है, L1 मिल रही है ना L1, तो आपका इस एक्स वाई टर्मिनल का वोल्टेज E है, वो इस AC टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, जो कि V/L × L1 होता है। सही है कहानी? अब कहानी थोड़ी सी बदल गई। कहानी बदल क्या गई, स्विच हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने पर क्या होगा, अब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो पहले वो करंट ही निकाल लो, कितनी फ्लो हो रही है। I की वैल्यू हमेशा ओम्स लॉ से आप निकालते हो, तो I = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है यहाँ पर, तो टोटल मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, E है, ठीक है, E है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R+R है, R+R है, तो I = R+E/R+R, ये करंट हो गई। अब करना वही है क्या जो हमने पहले किया था। अब अगर हम जॉकी को टच करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगी, बल्कि मैं आपसे कहूं बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। पढ़ा नहीं है आपने, E is directly proportional to length। तो पहले टोटल ईएमएफ था तो बैलेंसिंग लेंथ L1 थी, अब वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज कम हो गया थोड़ा सा, पहले 10 वोल्ट पूरा मिल रहा था, अब 10 में से 2 कम हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से तो 8 ही मिल रहा है। अगर ईएमएफ कम हुआ तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्चुअल भी आपको साथ ही साथ बताता चल रहा हूं। तो L2 अब छोटी हो जाएगी, तो आपको अब नया जो बैलेंसिंग लेंथ मिली वो मिलती AC', और वो आपने कितनी मान ली, L2। तो अब आपको निकालना क्या, AC' का जो वोल्टेज होगा कितना होगा, V/L × L2 होगा, और वो किसके वोल्टेज के बराबर होगा, XY टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होगा। और XY टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है, पहले E था, लेकिन अब IR माइनस कर देंगे उसमें से, क्यों? क्योंकि उतना वोल्टेज वहीं पर ड्रॉप हो गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसलिए E - IR। कहानी फिनिश। I की जगह पर वैल्यू ले आओ, वैल्यू ले आए, इसके बाद में बाकी सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगी, जो कि आप जब अपने पेन से करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सब चीज। क्या बात समझ में आई? ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमने पढ़े किसी भी पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो हम कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से पहली चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। पोटेंशियोमीटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करा जा सकता है। और पोटेंशियोमीटर से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जाम में यूजुअली पूछ ली जाती है कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, वो भी निकाल सकते हैं। इसका वो वाला सर्किट भी मैं आपको बता दूं जो आपको एग्जाम में बनाना है या जो आपके नोट्स में बना करके दिया गया है। ये वो टर्मिनल्स हैं जहां के टर्मिनल्स के थ्रू आपका वही सेम L लेंथ का वायर आपका जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, एक आपको बैटरी जोड़नी है जो कि सप्लाई देगी। ये A हो गया, ये B हो गया, AB टर्मिनल जो था वहां पर भी। यहां पर क्या करेंगे, एक आपने सेल जोड़ा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दूसरा यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ की। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। पहली बार में आपको बैलेंसिंग लेंथ मिली मान लो L1, दूसरी बार में आपको बैलेंसिंग लेंथ मिली क्या, L2, जो कम हो जाएगी जबकि स्विच आपका क्लोज कर दिया जाएगा। ये वो सर्किट है जो आपका बनाया गया है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? समझ में आ गया ना पोटेंशियोमीटर? चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर 3 भी फिनिश हो जाता है। ठीक है ना, चैप्टर 3 में हमने बहुत कुछ पढ़ा, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर था, लेकिन मैंने जैसे कि आपसे कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चैप्टर कितना भी लेंदी हो, कितना भी शॉर्ट हो, हम अगर पूरी शिद्दत से उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो चैप्टर हमें समझ में जरूर आएगा। इस चैप्टर के लगभग 8-9 वीडियोस, 9 वीडियोस टोटल आपके हो गए हैं इस वाले लेक्चर को मिला करके। आप अगर सब कुछ समझना चाहते हैं स्टार्टिंग टू लास्ट, तो आप मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में चैप्टर 3 आपका है। आप पूरा का पूरा चैप्टर 3 स्टार्टिंग वीडियो से लेकर के लास्ट तक देख सकते हैं। PDF नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। जिन लोगों को अभी तक नहीं मिले वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9411282837 इस नंबर पर मैं आपको
व्हाट्सएप नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, या मैं इस वीडियो के लिंक में भी आपको व्हाट्सएप नोट्स जो होगा वो अवेलेबल करा दूंगा, अगर वो अवेलेबल हो सकेंगे तो। ठीक है ना? तो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।